गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवीजन चल रहा है। आगे बढ़ा दे, रिवीजन समाप्त कर दिया, अब आगे ठीक है 650 से लेकर अब आगे बढ़ेगा इसी क्रम में। ठीक है, रिवीजन समाप्त हो गया, जितना करना था रिवीजन कर लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी? सबसे कम भार दिखाई देगी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ। दूसरा ऑप्शन है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी की सतह पर हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो। तीसरा ऑप्शन है जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के आंशिक रूप से डूबा हुआ, पूरी तरह से डूबा हुआ, तो वो क्या होगा, उसका भार कम दिखाई देगा। ऐसे भी आप लोग घर में अगर कुआं में बाल्टी से पानी निकालते होंगे तो पानी के अंदर जब बाल्टी जाता है उठाने में जितना हल्का लगता है, वही पानी के बाहर में उतना ही भारी लगता है। हाँ। कभी महसूस किए हैं? हाँ सर। चलिए, तो क्या होगा आंसर, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो तो हल्का भार दिखाई देगी, हल्का भार दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन नॉमेरिकल है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर ही उसका द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? क्या हो जाएगा? 100 या फिर 98। हाँ, तो भार बराबर mg, mg हो जाएगा। तो m है कितना, 10, और g का मान अगर 9.8 लेंगे तो 98 होगा, अगर हम 10 लेंगे तो 100 होगा। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट भी नॉमेरिकल है, 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, 2 सेकंड बाद इसका दूरी क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया नॉमेरिकल में, और ये बैठेगा आपका वही तीनों समीकरण में। पहला समीकरण जो v बराबर u प्लस ये t जो है, ठीक है। दूसरा समीकरण हो गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ g लगाएंगे ये की जगह, क्योंकि यहाँ गुरुत्व त्वरण का काम होगा। ठीक है, गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल। तो जब ऊपर जाएगा, कोई भी वस्तु ऊपर जाएगा तो उसको माइनस में लेना है, क्योंकि वो क्या है, गुरुत्व बल के विपरीत काम कर रहा है। लेकिन जब ऊपर से कोई वस्तु को गिरा रहे हैं तो उसको प्लस में लेना है, क्योंकि गुरुत्व बल के समान दिशा में है। तो सारा नॉमेरिकल बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है, कहाँ सर? वस्तु के ठीक नीचे। वस्तु के ठीक नीचे, वेरी गुड। वस्तु के लटकाव बिंदु से ठीक नीचे। ठीक है, वस्तु के लटकाव बिंदु से ठीक नीचे। ऑप्शन में दिया था वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, वस्तु के केंद्र पर या जमीन पर। तो क्या हो जाएगा, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। जब एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करता है, तो उस व्यक्ति का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। पैमाने पर वजन अधिक दिखाई देगा, पैमाने पर वजन अधिक दिखाई देगा। ठीक है, जब एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा, तो लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका क्या होगा, भार अधिक होगा। लिफ्ट नीचे जाएगा तो भार कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और वहीं एक समान वेग से अगर चल रहा है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर डोरी टूट जाए लिफ्ट का तो जाए शून्य होगा या खत्म हो जाएगा ना। तो शून्य होने के कारण क्या होता है सर, कि हमारा वजन को शून्य कर देगा, शून्य कर देगा। जैसे नीचे जाएगा लिफ्ट है ना, तो कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर ढस के, समझ गए ना। लेकिन जब भी अगर ऐसा स्थिति आ जाए लिफ्ट में
तो लिफ्ट की जब भी देखेंगे जहां भी लिफ्ट लगा हुआ रहता है उसके नीचे स्प्रिंग बहुत बड़ा लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर वो टूट भी जाए तो वो 2-3 बार स्प्रिंग पर जंप करेगा। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। अगर कुछ पकड़ने का साधन लिफ्ट में दिया है, नहीं देता, रहता ही नहीं। स्प्रिंग जो इसका एक ऑप्शन है बचने का, अभी उम्र नहीं हुआ है फिर मत चढ़िए। क्या चलिए घर में नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल, तनाव, जड़ता, काम या वजन? क्या कहा जाता है? वजन कहा जाता है। कब कहा जाएगा कि पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? ऑप्शन है जब द्रव्यमान अधिकतम होगा, जब इसका भार 2 गुना होगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा, या अत्यधिक ऊंचाई से गिरेगा। गुरुत्व बल कार्य करेगा। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा तो क्या कहा जाएगा उसको, कि पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है। गुरुत्व त्वरण को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है? कैपिटल सॉरी स्मॉल जी। स्मॉल जी से गुरुत्व त्वरण को, वहीं कैपिटल जी से किसको करते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम ना, जो सार्वभौमिक नियम। तो छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पूछा हुआ है, ठीक है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया क्वेश्चन। हाँ सर, वही तो बोला, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में एग्जाम एलपी चल रहा है, उसी में साइंस का जो देखे ना, जहां तक अनुभव किया, हम भी एग्जाम दिए, तो साइंस का जितना पढ़ाए थे, जितना क्लास हो चुका था, वही थ्योरी से बेसिक दिया और कहीं बाहर नहीं किया। न्यूमेरिकल हम सोचे थे बहुत पूछेगा, लेकिन मात्र 2 न्यूमेरिकल, वो भी एक आवर्धन का और एक प्रतिरोध का, ठीक है। कुछ खास उतना नहीं है। इसी तरह आप लोग रिवीजन करते रहे। अगर नहीं पढ़े, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अगर नहीं पढ़े तो प्ले लिस्ट में रखा हुआ है वीडियो, ठीक है, वहां जाके आप लोग थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए और फिर आ जाइए इस ऑब्जेक्टिव सेशन में। चलिए नेक्स्ट है उपग्रह तथा पलायन वेग। ग्रह का परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ग्रहों का परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त, या फिर कह सकते हैं अंडाकार मार्ग में, ठीक है। ग्रहों की संख्या? ग्रहों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह मंगल, बुध है। कौन है? बुध। चलिए अब ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, साइंस में आते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहाँ? पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग। पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या है सर, कि इस वेग से अगर हम किसी वस्तु को अगर फेंक दें तो वो फिर चली जाएगा, आने का उम्मीद नहीं है, ठीक है। उसी तरह सूर्य पर 32 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य पर 32 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3.4 कहाँ है? 3.4 नहीं है। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या क्या देखे? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 और सूर्य पर 32 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहां घंटा भी रहेगा, सेकेंड भी रहेगा, मिनट भी रहेगा, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आप क्या सर, आप उस पर काम करते हैं, ठीक है, आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होता है? कुछ नहीं, कोई नहीं होता। सीजीएस प्रणाली में कोई नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यास्था किसको कहते हैं पता है?
हाँ, जिसको कि अगर हम खींचे हाँ, या दबाएं तो फिर वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, उसी को प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है। बिना भंजन के पदार्थ को विकृत होने की योग्यता कहलाती है क्या? सुगर के पानी क्या कहलाती है? सुघट्यपन। ठीक है, वेरी गुड। सुघट्यपन जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अधिक किसी पदार्थ का भार लगाकर विकृति किया जाता है तो, लेकिन भार हटाने के बाद पुनः अपने आरंभिक अवस्था में न आए, उसे सुघट्यपन कहते हैं। ठीक है। प्रत्यास्था का जस्ट उल्टा है। हाँ, वो होता है इलास्टिसिटी, ये हो गया प्लास्टिसिटी। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु को प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? कितना होता है? एक होता है। सारा थ्योरी का दिया है। चलिए, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किससे सोखता है? किसके कारण सोखता है? हाँ, केशिका या फिर केशिकत्व या फिर इसको कहते हैं कैपिलरी। तीन नाम बताएं। क्या? केशिका, केशिकत्व या फिर कैपिलरी। इसी के कारण जैसे अगर एक पेज में अगर इंक गिर गया तो वो क्या होगा? धीरे धीरे फैल जाता है, हो जाता है, फैलता है ना। तो किसके कारण? तो केशिकत्व के कारण। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? किसके कारण? केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। अब तो यूज उतना नहीं होता है, पहले किसी का भी डिबिया बोलते थे। ठीक है, डिबिया दूसरा हो गया सर, लालटेन दूसरा। हाँ, तो उसमें भी केशिकत्व ही कारण ही ऊपर चढ़ता था। ठीक है, तो वही बोले कि पहले कोई चीज का भी, दवाई का जो रहता था ना बोतल कांच वाला, उसमें भी डिबिया बना दिया जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। संभव क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या है? बहुत श्यानपूर्ण है, न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है, वर्ड-वुड्स प्रभाव के नियम में माना जाता है, या घर्षण रहित या असपणीय होता है। घर्षण रहित और असपणीय होते हैं। घर्षण रहित और ठीक है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील पानी में डूब जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? पानी से अधिक घनत्व है कील का। ऑप्शन सुनिएगा, आवाज नहीं आ रहा आप लोग का। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। कॉर्क का घनत्व, क्वेश्चन सुन, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोले? कि कॉर्क तैरता है पानी में और जो कील है वो डूब जाता है। क्यों डूबता है? तो वो देखिए, कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे के कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है। कॉर्क का द्रव्यमान लोहे के द्रव्यमान से अधिक है। लोहे की कील का घनत्व जो है सर पानी से अधिक है। हाँ, लोहे का कील का घनत्व पानी से अधिक है, इसीलिए वो क्या होता है? डूब जाता है। जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या होगा? तैरेगा, और घनत्व अधिक रहेगा तो डूब जाएगा। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली का जो प्रमेय है डैश के संचरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है संवेग, बल, द्रव्यमान या ऊर्जा। किस संरक्षण पर वो आधारित है? बर्नौली थ्योरी, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। और बर्नौली प्रमेय कहाँ लगता है सर? बर्नौली का प्रमेय एक तो एरोप्लेन में, वायुयान में। कलर करते हैं मशीन। अच्छा, मशीन जो तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? वायुयान। वायुयान किस सिद्धांत के कारण वो हवा में उठता है? तो बर्नौली सिद्धांत के कारण। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में जो घर्षण होता है, द्रव में जो घर्षण होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कठोरता, विकृति, श्यानता या विकृति गंधता। श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं।
द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरने वाला जितना कुछ है ना, अगर वो आ जाए तो क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। वही लेक्टोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, लेक्टोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और यहाँ भी क्या था? आर्किमिडीज। तैरने का जो भी आ जाए वो आर्किमिडीज, लेकिन वायुयान आए तो बर्नौली सिद्धांत। क्या हो जाएगा? बर्नौली सिद्धांत। पास्कल का नियम दाब में लगेगा। पास्कल का नियम दाब में। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। हवाई जहाज हवा में तैरता है वो नहीं, जहाज पानी में तैरता है। ठीक है, शिप के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? आर्किमिडीज को। ठीक है, आर्किमिडीज ने ही आर्किमिडीज सिद्धांत दिया है। ठीक है, सौरमंडल के ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने। कॉर्पोरेट ने उसको सिद्ध किया था। ठीक है, केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने। बॉरबेरी सिद्धांत केमिस्ट्री में आ गया ना। बॉरबेरी का क्या था? 2n²। अधिकतम बाह्यतम कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। गलत। सुने क्या बोले? अगर उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी। अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा गलत है? गलत सब पहला। कौन सा गलत है? तो अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। ये तो सही नहीं सर, उसके नेक्स्ट वाला। उसके नेक्स्ट वाला, अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। ये भी सही है। देखिए एक ही देखिए क्लियर कर देते हैं। अगर उत्प्लावक बल क्या है? ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। ये उत्प्लावक बल है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्क्षेप बल भी कहते हैं। पहले 3 नाम जान लीजिए। उत्प्लावन बल, उत्प्लावक बल, उत्क्षेप बल, या उसको प्रणोद बल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अगर अधिक होगा तो इसको डूबने देगा नहीं, क्या करेगा? इसको तैराएगा। ये अगर अधिक होगा और ये कम होगा तो इसको नहीं दबा देगा। तो यही चीज पहला ऑप्शन क्या था? अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। क्या ये सच है? सही है। दूसरा ऑप्शन है, अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो, ये अधिक हो वस्तु के भार से तो वस्तु तैरेगी। क्या ये भी सही है? सही है। अधिक उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, वो अधिक उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी। ये कम है तो ये जोर डालेगा और जोर डालेगा तो ये डूब जाएगा ना, तो डूब जाएगा। तो यही गलत था। ठीक है, चलिए एक ही थ्योरी में सारा उत्प्लावन खत्म। नेक्स्ट लिखा हुआ है, उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा, उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा, अब ऑप्शन सुनिएगा उससे आपको फिल करना है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र के समानुपाती होता है, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन है, गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है या गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। बी नंबर, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समाप्ति होता है। ठीक है, किस सिद्धांत का नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरेगी? ये सब क्वेश्चन वन लाइनर में आंसर ना। पानी के द्वारा ऊपर के तरफ लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है सर, ऑप्शन के अनुसार उत्प्लावन बल सही है। हम क्या क्या बोले? उत्प्लावन बल को उत्क्षेप बल भी कह सकते हैं, प्रणोद बल भी कह सकते हैं, या उत्प्लावक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है?
किस सिद्धांत पर आधारित है? जहाजों की गति में वृद्धि। जहाज वैसे पानी का जहाज। तो पानी का जहाज, जहाज बोले तो पानी जहाज, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स और न्यूटन के गति का दूसरा नियम। आर्किमिडीज का सिद्धांत। गति का प्रथम नियम से एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन दिया था, जो बोले थे वही बस वाला। एक व्यक्ति बस में बैठे हैं, बस स्टार्ट हुआ तो वो पीछे की ओर है, किसके कारण? ठीक है, जड़त्व के कारण या प्रथम गति के नियम के कारण, ठीक है। ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। नीचे की दिशा में, विपरीत दिशा में, समान दिशा में या ऊपर की दिशा में? ऊपरी प्रणोद और भार दोनों क्या होता है? विपरीत दिशा में। कहाँ होता है? विपरीत दिशा में। प्रणोद का स्थायी मात्रक क्या होता है? हाँ, किलो। प्रणोद बल नहीं, प्रणोद का। प्रणोद का होता है जो, हाँ, दाब बटे क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो दाब बटे क्षेत्रफल, दाब का क्या? न्यूटन, ठीक है। प्रणोद का स्थायी मात्रक नहीं, प्रणोद बल लगाया रहेगा तब होगा सर वो, ठीक है। प्रणोद बल होगा तब बल बटे क्षेत्रफल। प्रणोद, सॉरी, प्रणोद अगर सिर्फ दिया रहे तो इसका स्थायी मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव क्या कहते हैं? ऑप्शन, बायनट फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? बायनट। क्या होता है इसका हिंदी? उत्प्लावक। तो ये इंग्लिश में डाल दिया है, ठीक है। तो बायनट को क्या कहते हैं? उत्प्लावक। बायनट, उत्प्लावक, ठीक है। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए गए बल, उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है आंतरिक बल, घर्षण बल, दाब या उत्क्षेप। उत्क्षेप। क्या होगा? उत्क्षेप। अब इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है? कौन आधारित नहीं है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बी का डिजाइनिंग, ठीक है। वहीं हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, हवाई जहाज वो किस पर चल जाएगा? बर्नौली सिद्धांत पर। बाकी लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाज या पनडुब्बी बोले तो सारा आर्किमिडीज सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पनडुब्बी, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? दूरी मापता है। तय की गई दूरी। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया बल उत्क्षेप बल डैश होगा। क्या होगा? वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से अधिक या शून्य? अधिक। वस्तु के भार से अधिक होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया, हाँ, तो वही उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के क्या होगा? वस्तु के भार से अधिक। वस्तु के भार से अधिक। बाय नॉट। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। किस पर करता है? घनत्व पर। घनत्व अधिक रहेगा तो किसी वस्तु का घनत्व अधिक रहेगा डूब जाएगा, घनत्व कम रहेगा तो तैरेगा। वस्तु लगाने भूल गए थे ना सर। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान में केबिन के अंदर का दाब क्या होता है? बाहर के तुलना में, बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर के तुलना से अधिक, समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब। तो कम, बाहर की तुलना कम, बाहर के तुलना से कम, अधिक होता है, ठीक है। ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? क्या होता है? घटता है। लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है केबिन में, वो क्या है? उसका बाहर की अपेक्षा अधिक है। बाहर की अपेक्षा अधिक है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव बाहर के दबाव के तुलना में अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित तापमान पर
वायु का दबाव, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। ठीक है, घनत्व का, दूरी का, वेग का, आयतन का, क्या हो जाएगा? घनत्व का। एक निश्चित तापमान पर वायु का जो दबाव होता है, ठीक है, वो डैश के अनुपातिक होता है। किसका होता है? घनत्व का। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर का तीनों कहानी। अचानक गिर जाए तो अचानक मौसम बिगड़ने वाला बिगड़ने वाला ना, बिगड़ गया, आंधी तूफान। ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं, धीरे हाँ, धीरे धीरे नीचे गिरे तो फिर मौसम खराब होने वाला। और धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम सही साफ होने वाला। ठीक है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से क्या होता है? पानी से कम होता है। पानी से कम होता है। एक पदार्थ का घनत्व, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व को, ऑप्शन सुनिएगा, बहुत अच्छा है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान त्वरण का गुणनफल, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, भार प्रति इकाई आयतन। द्रव्यमान प्रति आयतन। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। 3 बार पूछा था इसीलिए पूछे। ठीक है, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? पानी के घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ के घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व बराबर सापेक्ष घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व बराबर सापेक्ष घनत्व। चलिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री। छः सौ 650। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी, तो हम लोग 3 चीज हम पहले भी थ्योरी में बताए थे। मात्र 3 चीज को, कम से कम 3 चीज याद रखिए। कौन कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या होता है? जो क्षार और अम्ल दोनों का गुण रखता है, उसे उभयधर्मी कहते हैं। वहीं उपधातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। ठीक है, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? उदासीन, उभयधर्मी, अम्लीय या क्षारीय? उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति कैसा है? उभयधर्मी। Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये निकालना भी सिखा दिया गया था कि सर यहाँ 3 और 2 का हुआ था, तो वही उसको जब सजाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया जो 72 कक्षा में होगा उसी के अनुसार इसको, हाँ, थोड़ा संयोजकता जो होगा उसका घर में ट्राई कीजिएगा फिर से। चलिए, डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन है, हाँ, कोई भी रहेगा तो मान ही दीजिएगा। ऑप्शन था SO2, CaO, N2O और ZNO। SO2 क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। N2O क्या होगा? नाइट्रेट ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस बोलते हैं। CaO क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन आया था। संयोजी कौन सा है? तो आवाज पहुंचा आप लोग के पास? नहीं पहुंचा ऑनलाइन वाले ना। तो सर बोल रहे थे कि एग्जाम में पूछा गया था CaO के साथ अगर जल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, बनाएगा क्या? बन गया था। और बन गया था। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO के साथ जल अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, या क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन का नियम होता है A + B = AB। वहीं वियोजन का होता है AB = A + B। ठीक है, ये दो चीज को मिला के एकल उत्पाद का निर्माण करेगा संयोजन, और एकल को तोड़ के 2 चीज में बांट देगा वो वियोजन। ठीक है,
और सुन लीजिए वियोजन का भी आया था, ठीक है, उसका वियोजन नहीं दिया था, अपघटन दिया था, ठीक है, तो वियोजन को अपघटन भी बोल सकते हैं। ये मेरा नहीं, मेरा भाई का एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहीं जितना हम पढ़ाए, जहां तक रिवीजन कराए हैं, डिस्कशन कराए, वहां से बाहर तो अभी तक तो नहीं देखे हैं, एक आध दुगो हो जाए तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है यस सर। और रेगुलर रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? जिंक, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनमें से दो, जिंक और एल्युमिनियम दोनों, क्योंकि जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों बनाता है। चलिए दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, कौन? अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, उभयधर्मी, उभयधर्मी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक, यही बताना था हमको, ठीक है, एम्फोटेरिक। जब हम प्रीवियस का सेट मार रहे थे तो वहां पूछा गया था एम्फोटेरिक, शुरू में, अभी नहीं। एम्फोटेरिक का मतलब पता नहीं, लेकिन हमको पूरा उभयधर्मी के बारे में पता है, लेकिन एम्फोटेरिक नहीं जानते थे। तो एम्फोटेरिक का ही इंग्लिश होता है, क्योंकि रेलवे वाला पता ही होगा इंग्लिश कितना हैवी रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक को क्या कहते हैं? उभयधर्मी। तो निम्न में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करती है? उभयधर्मी ऑक्साइड, वेरी गुड। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड नहीं छूटेगा सर एक भी। चलिए हो गया उभयधर्मी समाप्त। नेक्स्ट है तत्वों का वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी तक तो टेलर चल रहा था, माने तो माने ना, क्या सबका हीरो यही है। चलिए देखते हैं, पहला न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्ती केवल डैश तक देखी गई है। जो वो अष्टक नियम देखा गया, कहां तक देखा गया? न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, किस तत्व तक फॉलो किया गया है? कहां तक? नहीं सर, कैल्शियम तक। हम बार बार अष्टक लगा रहे हैं। अष्टक नियम जो किया था ना कि पहले 8वें तत्व का गुण का जो होगा वही पहले तत्व का गुण के समान होगा, वो कहां तक देखा गया? कैल्शियम तक। थोरियम कहाँ होगा सर? कि इसका पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड है ना, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल का अंतिम जो तत्व था वो क्या था? थोरियम। जो 56 तत्व खोजा गया था ना, उसमें से अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। लेकिन अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ था? कैल्शियम। गलत मार्क नहीं आइएगा। नहीं सर, कहाँ तक लागू? यहाँ पूछा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों के बीच आवर्तित केवल कहाँ तक देखी गई थी? ठीक है, तो कैल्शियम तक। कहां तक देखी गई थी? कैल्शियम तक। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? उस समय ज्ञात नहीं था। तो ये क्वेश्चन डाल सकता है कि किस सिद्धांत तक या किसके नियम तक उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं किया गया था? न्यूलैंड की। पहले कौन? डोबेराइनर, फिर न्यूलैंड, फिर कौन आ गया? मेंडलिक तो खोज लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तत्वों और उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख कर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व क्या था? क्या था? थोरियम। आप समझ गए सर? लेकिन गलत मार देते। तो यहाँ लिखा हुआ, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोट्स है। न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला तत्व हाइड्रोजन है। पहला तत्व हाइड्रोजन तथा अंतिम तत्व जिसे 56वां तत्व के नाम से जाना जाता है वो है थोरियम। वो क्या है? थोरियम। न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया है? एक ही स्लॉट में रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को। कोबाल्ट और निकेल को। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व तक ही लागू हुआ था? कैल्शियम तक। ठीक है। किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत
में पाए जाने वाले सारागामा पादा न्यूज़पेपर बनाया है? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने। लेकिन वो सर सारे गमन है, उसका था दो रे मी फा सोलर, किसका? मतलब वो लोग के भाषा। अच्छा, लेकिन हम लोग का संगीत में तो वही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। अजीब नाम बोले ना। चलिए, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड परमाणु क्रमांक के आर्मी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कभी भी क्रमांक नहीं होगा, क्रमांक में एक ही, और वो कौन? मोस्टली। कौन हो जाएगा? मोस्टली। बाकी सब क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। चलिए नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व उपस्थित थे? तो ये क्वेश्चन अभी के पीरियोडिक टेबल से आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत पर था, ठीक है। तो उस समय कितना था? तो 7, ठीक है। पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व रखे गए थे? 7। तो ये रटने वाला ही चीज है, कितना पीरियोडिक याद रखिएगा आप लोग, यही यहाँ से देखिएगा तो यहाँ। अच्छा से चलिए नेक्स्ट है, अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया, मतलब वो फेल हो गया? अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? तो दिया है उत्कृष्ट गैस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा? न्यूलैंड। किसने किया था? न्यूलैंड ने। इसी को क्या कहा गया? अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए हैं? लिथियम सोडियम। ऑप्शन है लिथियम, एक ऑप्शन ए लिथियम सोडियम, ऑप्शन बी सोडियम मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोरीन, ऑप्शन सी, ठीक है, हाइड्रोजन थोरियम। पहले डी बोल दी। सर फर्स्ट में क्या बोले थे? लिथियम सोडियम। लिथियम सोडियम हेलिना, ठीक है, लिथियम सोडियम वर्ग वाला सर, हेलिना लिथियम सोडियम। नहीं सर, न्यूलैंड वाला में ही है, ठीक है। हाँ, लिथियम का कितना होता है? हाँ सर, न्यूलैंड का देख रहे हैं तो लिथियम का परमाणु संख्या देखिए उसके पीरियोडिक टेबल के अनुसार, ठीक है, उसके पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो होगा लिथियम का, वही उसका 8वां तत्व कौन हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। नेक्स्ट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़िए, लेकिन पढ़ लीजिए अगर एग्जाम में आ जाए तो, क्योंकि ग्रुप डी 22 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, जिसे कौन सा कथन गलत है? ठीक है, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, सोडियम जो है लिथियम के बाद 8वां तत्व है। तीसरा ऑप्शन कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। चौथा ऑप्शन अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू हुआ था। निम्न में से कौन गलत है? कि मैग्नीशियम तक लागू नहीं हुआ था। इधर 2 चीज हम लोग जान रहे थे कि द्रव्यमान पर आधारित सजाया था और उसको अष्टक नियम कहा गया, पहला ऑप्शन। दूसरा जान रहे थे अभी तुरंत कुछ क्वेश्चन पहले पढ़े हम लोग कि लिथियम का जो होगा गुण वही उसका 8वें तत्व सोडियम का होगा, ये भी सही था। लेकिन तीसरा कंफ्यूजन किया क्या कि कैल्शियम का बेरिलियम के बाद 8वां तत्व होगा, जो हम लोग का दिमाग में नहीं आया, लेकिन इसको होल्ड रखें और चौथा ऑप्शन में जैसे गए तो वहां लिख दिया था अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू हुआ था। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग का ऑप्शन में पकड़ा गया क्योंकि कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, ना कि मैग्नीशियम तक। अगर नहीं जान रहे हैं क्वेश्चन तो ऑप्शन के अनुसार पहले धैर्य रखिए, ना कि अगबकाग मार दीजिए, ठीक है। चले आगे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व उपस्थित थे? 56। न्यूलैंड के अनुसार 56, मेंडलीव के अनुसार 63 और वर्तमान में
118 118। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखेगा? तीसरा तत्व के जैसा। तीसरा तत्व के जैसा। यहाँ से देखिए तीसरा में जो गुण है वो किसमें आएगा जाके देखते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आ गया ना 8वां, या तो इधर से घटते हुए 10वां, 9वां, 7वां, 8वां, 7वां, छठा, ठीक है, 5वां, चौथा, तीसरा। ठीक है, या तो आप इधर का दे तो घटते हुए चल जाइए। ऐसा नहीं कि 10 में 8 घटा देंगे 2 मार देंगे। ठीक है, वो सब नहीं कीजिएगा, वहां देख लीजिएगा, रैंकिंग आ जाएगा वहां। ठीक है, रीजनिंग का रैंकिंग ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूलैंड समाप्त हो गया। क्या पूछेंगे कि क्वेश्चन रिपीट किया है। लिखा है अष्टक के नियम को केवल डैश तक लागू किया गया। हाँ खत्म है। ठीक है, अब चलते हैं डोबेराइनर। हाँ, डोबेराइनर, न्यूलैंड से पहले डोबेराइनर का सिद्धांत आया था। ठीक है, यहाँ क्रमांक में दे दिया तो कोई बात नहीं। त्रिक नियम किसने दिया है? तो डोबेराइनर ने। त्रिक नियम क्या है सर? त्रिक नियम सर 2 किनारों वाले तत्वों का द्रव्यमान के औसत बीच वाले तत्व का होगा। ठीक है, द्रव्यमान बीच वाले तत्व का होगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार जैसे लिथियम और पोटेशियम, ये दोनों का द्रव्यमान का औसत जो होगा वो सोडियम का होगा। किसका होगा? सोडियम का होगा। लिथियम और पोटेशियम को जोड़िएगा कितना हो गया? द्रव्यमान सर। हाँ 6 और उधर हो गया 40, 46 का आधा 23, तो सोडियम का 23 है। ठीक है, तो इसी तरह निकाल लीजिएगा। वही है क्या है, कैल्शियम और एक होता है बेरिलियम, एक होता है बेरियम। तो बेरियम, ठीक है, कैल्शियम और बेरियम। Ba दे तो बेरियम और Be दे तो बेरिलियम। Ba बेरियम, Be बेरिलियम, Bi बिस्मथ, Bi बिस्मथ, Ba बेरियम, Be बेरिलियम। तो यहाँ हो जाएगा कैल्शियम और बेरियम का जो औसत होगा वो स्ट्रांशियम का होगा। ठीक है, क्लोरीन और आयोडीन का जो होगा वो ब्रोमीन का होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब बीच वाला। चलिए नेक्स्ट है डोबेराइनर त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? किस प्रकार लिखा गया था? परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में बाएं से दाएं, परमाणु समूह में वर्ग में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में, यह समूह के नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे और आरोही क्रम में। अभी हम जो बताएं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तभी तो यहाँ क्लोरीन लिए, यहाँ आयोडीन लिए, तो बीच वाला बता दिए ब्रोमीन, क्योंकि ये नीचे की ओर आरोही क्रम में सजाया था। चलिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूह में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक का गठन करता है? कैल्शियम, बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन देखिएगा तो लगा दीजिएगा। ठीक है, ट्रायड नियम किसके द्वारा दिया गया? डोबेराइनर के द्वारा। वेरी गुड। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए एक चीज और छूट गया सर। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभी आया नहीं है। मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का आप चयन कीजिए। ठीक है, सही सूत्र का, हाँ मतलब सही सूत्र का चयन कीजिए। किसके द्वारा? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड का। ठीक है, सही सूत्र का चयन कीजिए। ये ऑप्शन देखिएगा तो वहां निकल जाएगा BaO बेरियम ऑक्साइड और K2O क्या हो जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। कैसे बनाएंगे तो वही, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में उपस्थित था। किसमें? त्रिपरमाणु, द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु या एक परमाणु। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में उपस्थित था। त्रिपरमाणु, द्विपरमाणु, एकल परमाणु, चतुर्परमाणु। द्विपरमाणु H2 लिखते हैं ना, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, तो द्विपरमाणु। कैसे? द्विपरमाणु। ठीक है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या या तत्वों की अभिक्रियाशीलता। परमाणु द्रव्यमान। अभी तक हम लोग परमाणु द्रव्यमान के आधारित पर ही सजाए हैं। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्व के बनने वाले यौगिकों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ज्यादा ध्यान दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव के आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो यहाँ भी उत्कृष्ट गैस का समूह नहीं हुआ था। ठीक है। नोबेल गैस का मेंडलीव के आवर्त सारणी तक खोज नहीं किया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे और ऊपर की ओर। ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का हाइड्राइड और ऑक्साइड का सूत्र किस पर लिखा जाता है? कहाँ लिखा जाता था? ऊपर की ओर, जो हम लोग चार्ज लगाते हैं, है ना, माइनस प्लस। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। कौन सा सत्य है पूछे हैं। ठीक है। तो तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन के होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं या इनके रंगों के आवर्ती फलन। पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्ती सारणी में डैश की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्ती सारणी में डैश की स्थिति का व्याख्या नहीं कर सका। किसका? आइसोडाइफर, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या समभारी? समस्थानिक। आइसोटॉप। हाँ, आइसोटॉप समस्थानिक को नहीं कर पाया, इसलिए हाइड्रोजन को इधर उधर नचाते रहा। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार कुल वर्गों की संख्या कितने थे? समूह की संख्या समूह 9 था। समूह 9 था, आवर्त 7 था। ठीक है। मेंडलीव के समय जो समूह वर्ग का जो पड़ा हुआ रेखा है, मतलब खड़ा हुआ जो रेखा है वो 9 था, और पड़ा हुआ रेखा जिसको आवर्त कहते हैं वो 7 था। ठीक है। और अब वर्तमान में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63। कितने थे? 63। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण डैश के आवर्ती फलन है, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ दी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी के बाद में जगह मिली है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्लोरीन, जर्मेनियम। जर्मेनियम को। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहा जाता है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब, क्षैतिज का मतलब क्या हुआ? पड़ा हुआ। और पड़ा हुआ को क्या कहते हैं? आवर्त। ऊर्ध्वाधर बोले तो ग्रुप, समूह या वर्ग। ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान, आकार या आयनीकरण। द्रव्यमान। क्या माना जाता है? द्रव्यमान। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को। दामित्रिय मेंडलीव ने क्या तैयार किया है?
रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीव। कौन थे? मेंडलीव। गैसों का नियम किसने दिया था? ऑप्शन के अनुसार यहाँ दिया है हेनरी मोसले, मेंडलीव, जून न्यूलैंड, रॉबर्ट बॉयल। तो बॉयल हो जाएगा। मेंडलीव गैसों का नियम दिया है, आवर्त सारणी को न बनाया वो, तो बॉयल नियम नहीं बनाया है गैस में। बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गै-लुसाक नियम। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य डैश होता है। ठीक है, डैश का कथन है, किसका कथन है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक होता है? मेंडलीव के द्वारा। और केमिस्ट्री का भी सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया आज का टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, वो लग ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। थैंक यू सर।